देखिए अब हमें क्या करना है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज डूइंग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ABC लिमिटेड के पास 3 CGU है, CGU A, B और C। कैरिंग अमाउंट जो है हमें दिया हुआ है तीनों का। अब तीनों की रिमेनिंग लाइफ भी हमें दी रखी है। ABC लिमिटेड ऑल्सो हैज़ 2 कॉर्पोरेट एसेट भी है विच हैव, जिनकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है 20 ईयर्स है। कैरिंग अमाउंट दोनों का दे रखा है एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा टू इंडिविजुअल CGU में। प्रो राटा बेसिस पे हम उसे एलोकेट कर सकते हैं सिंपली कैरिंग अमाउंट में। और वाई वाले के लिए बोला है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ वाई कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस टू इंडिविजुअल CGU। तो वो क्या है कि रीजनेबल बेसिस पे हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें क्या दे रखा है, रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है नीचे इस तरीके से। रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है हमें, सिंपली हमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी एंड इग्नोर करना है ये। तो पहले देखो, पहले हमें क्या करना होगा, करेक्ट कैरिंग अमाउंट निकालना होगा, उसके बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट करेक्ट जो है उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कैरिंग अमाउंट कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो है ना वो कुछ तो 10 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए, कुछ अगेन 20 साल के लिए, तो कंपेरेबल नहीं है। अब हम इसे कंपेरेबल बनाने के लिए इसकी यूज़फुल लाइफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वो कंपेरेबल हो जाए। और वो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली प्रोपोर्शन निकल जाएगा कि कितना किसको वेट एलोकेट हो रहा है। फिर जो भी वेट होगा उस हिसाब से हमारे पास एक्स का जो अमाउंट है, एक्स का अमाउंट कितना है हमारे पास 600। तो हम 600 को सिंपली एलोकेट कर लेंगे प्रो राटा बेसिस पे जो हमने करेक्ट वेट निकाला है। और फिर उससे हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर एलोकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इतना करते हैं, फिर फर्दर हम करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, करेक्ट, बिकॉज इसका कैरिंग अमाउंट कंपेरेबल नहीं है, हम सिंपली एक फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एलोकेट करेंगे A, B, C and we will do total. once we do this, उसके बाद कैरिंग अमाउंट अभी करंटली कितना है हमारे पास। कैरिंग अमाउंट देखो, क्वेश्चन आंसर मत देखना है, क्वेश्चन ही देखना है। कैरिंग अमाउंट अभी एट प्रेजेंट कितना एग्जिस्टिंग, वो है हमारे पास 500, 750 और 1100। तो ऐसे करके हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, 500, 750, 1100। दिस विल गिव अस 2350 एज कैरिंग अमाउंट। उसके बाद हमारे पास यूज़फुल लाइफ कितनी है, वो है हमारे पास 10, 20 और 20। यूज़फुल लाइफ के हिसाब से हम क्या दे देंगे, वेट दे देंगे बेस्ड ऑन यूज़फुल लाइफ। या हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूज़फुल लाइफ से। तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई 20। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10, दिस विल बी 5000। 750 मल्टीप्लाई 20, 15,000। 1100 मल्टीप्लाई 20, 22,000। ठीक है, तो इससे हमें रेशियो मिल जाएगा 5,000, 15,000 और 22,000। वंस वी गेट द रेशियो कि 5:15:22 है, तो हम क्या करेंगे, एलोकेशन कर देंगे।
हमें निकालना है क्या, करेक्ट कैरिंग अमाउंट निकालना है। तो हमारे पास क्या था, कॉर्पोरेट एसेट एक्स था, कॉर्पोरेट एसेट एक्स जिसमें कितना था 600, तो उसको हम एलोकेट कर लेंगे 5, 15, 22, ये 42 आया। तो 600 डिवाइड बाय 42 मल्टीप्लाई 5, दिस विल गिव अस 72, 50, 2, 1, 5 या 6 कुछ भी लिख सकते हैं, और 22, 3, 1, 3, 1, 2। या हम चाहे तो 6 इसको वेट दे सकते हैं, 1, 2, 2 यानी कि 5, तो 1:2 भी वेट दे सकते हैं। तो 600 डिवाइड बाय 5, 1। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा टोटल कैरिंग अमाउंट। वो कितना आएगा, 5000 प्लस 72, नहीं दिस इज नॉट 5000, दिस इज 500 प्लस 72, 572, 750 प्लस 216, 966, 20, 100 प्लस 312, 1412। इन टोटल कितना हो जाएगा, 572 प्लस 966 प्लस 1412। तो हमारे पास आ गया टोटल कैरिंग अमाउंट। अब टोटल कैरिंग अमाउंट आ गया, अब हमें इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट से। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है कि कॉर्पोरेट वाई तो एलोकेबल ही नहीं है, कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट हमें देखना है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 600, 900 और 1400। टोटल कितना बनता है, 600, 900 और 1400, ऐसा करके 2900 होता है। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया है हमारे पास कितने का, इम्पेयरमेंट लॉस टोटलिटी में तो हमारे पास 50 का इम्पेयरमेंट लॉस आया है। और अगर इंडिविजुअली देखें कि हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं, तो हमारे पास CGU-A वाले यूनिट में तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। CGU-B में हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस है 66 का, और CGU-C में हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस है अगेन कितने का, 14 का, 12 का है, 12 का। तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस B में भी है और C में भी है। अब जो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आया B और C का, उसे हमें एलोकेट करना होगा। किस में एलोकेशन करेंगे हम, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस जो हमारे पास CGU-B का आया, देखो हमें CGU-B का जो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आया है उसे हमें एलोकेट करना है। एक तो हमारे पास कॉर्पोरेट एसेट X था उसमें, और अदर एसेट में। अब उसका रेशियो क्या होगा, तो सिंपली उसका रेशियो होगा हमारा कॉर्पोरेट एसेट
इसका एलोकेशन का बेसिस कैसे, अदर एसेट इन कैश जनरेटिंग यूनिट कितना है एंड एक्स कितना है। हमने जो कॉर्पोरेट एसेट का एलोकेशन किया था ना एक्स वाला, वही हमें लेना है। वो कितना था, कॉर्पोरेट एसेट एक्स कितना था CGU-B में, वो था 216। तो अदर में कितना हो जाएगा, अदर हमारे पास बी में कितना था 750। अब हमें एलोकेट करना है 66 को इस दोनों में, तो 216 और इस 750, तो 216 डिवाइड बाय 216 प्लस 750, दिस विल बी 966 अगेन डिवाइड बाय 966। इन व्हाट रेशियो, 66 को ही एलोकेट करना है। तो 216 डिवाइड बाय 966 मल्टीप्लाई 66, दिस विल गिव अस 15। इससे हमारे पास एक में तो 15 आ जाएगा, इसमें हो सकता है 1-2 रुपये का राउंड ऑफ कर रखा है उन्होंने। और 750 बाय 996 मल्टीप्लाई 66, और एक में 51 आ जाएगा। इन्होंने क्या लिया है 51 और 15, यही आ रहा है ऑब्वियसली। देखो 216 डिवाइड बाय 966 मल्टीप्लाई 66, 14 पॉइंट समथिंग, तो 15 ले लिया। और उधर कितना हो जाएगा 750 बाय 996 मल्टीप्लाई 66, तो 51 हो जाएगा। ऐसे हो गया हमारा CGU-B का। अब CGU-C में भी तो है, CGU-C में कॉर्पोरेट एसेट एक्स का कितना प्रोपोर्शन था 212, और अदर का 1100, और लॉस कितना था, लॉस था हमारे पास 12 रुपये का, तो 12 को एलोकेट कर दो। थ्री 112 प्लस 1100, 1412 312 डिवाइड बाई 1412 मल्टीप्लाई 12, ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास 3 और 9। तो हमने सिंपली एलोकेशन कर दिया है। अब क्या करना है फर्दर, हमें अब क्या पूछा है, अब इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द लार्जर CGU ABC लिमिटेड एज अ होल। हम ABC लिमिटेड एज अ होल बताएंगे। तो हमने एलोकेशन कितना किया है, हमने CGU-B में 51 किया है, C में 9 किया है, और X में कितना किया था 3 + 15 18 किया है। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कैरिंग अमाउंट आ जाएगा एंड रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द लार्जर CGU। देखो उसको हमें सबसे पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। Simply we need to compute the same. For that, so देखो what will be the case now. Impairment loss for the larger CGU. Impairment loss for the larger CGU क्या होगा? We have particulars. We have A, then B, then C, then X, then Y, and we have total. अब कैरिंग अमाउंट हमारे पास इनिशियली क्या था, ए का था हमारे पास 500, बी का 750, सी का 1100, एक्स का 600 एंड वाई का 200। ऐसा करके हमारे पास टोटल था 500 प्लस
750 प्लस 1100 प्लस 600 प्लस 200 ऐसे करके आना था हमारे पास 3150। फिर उसमें से हमने इम्पेयरमेंट लॉस भी डिडक्ट कर लिया। कितना इम्पेयरमेंट लॉस डिडक्ट किया है? ए में तो कोई लॉस नहीं आया। सीजे बी में कितना आया? सीजे बी में था हमारे पास 51। सीजे सी में कितना है? सीजे सी में था 9। एक्स में कितना था? 15 और 3 18। वाई में कुछ नहीं था। ऐसे करके हमारे पास टोटल लॉस आया 51 प्लस 9 प्लस 51 प्लस 9 प्लस 15 51 प्लस 9 प्लस 15। तो ऐसे करके हमारे पास 75 का लॉस आ गया। बी में हमारे पास 51 प्लस 9 प्लस 15 और 3 18 का लॉस, तो 78 का लॉस आया। तो हम बोल सकते हैं 3150 माइनस 78, दिस विल गिव अस 3072। उसके बाद हमारा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ लार्जर सीजी कितना है? ABC लिमिटेड वो हमें दिया है गिवन 3200। तो हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? नहीं, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है देन द कैरिंग अमाउंट से हमारा रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। देयरफॉर तो आइडियली हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा एक बार। पूछा क्या था हमसे? कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। लार्जर सीजी के लिए तो नील आया। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन था वो देख लेते हैं। ABC लिमिटेड में 3 सीजी है, ABC और कैरिंग अमाउंट हमें ये दिया है। अब कैरिंग अमाउंट अलग अलग है क्योंकि लाइफ अलग अलग है, तो कैरिंग अमाउंट जो है वो कंपेरेबल नहीं देखा जाए तो इस वजह से हम उसे फर्दर कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। ABC लिमिटेड के पास 3 सीजी है, कॉर्पोरेट एसेट एंड हैविंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है? 20 है। अब हमें गिवन है कि जो कॉर्पोरेट एसेट एक्स है वो 600 है, वाई 200 है। एक्स में जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स है वो अलोकेट किया जाएगा ऑन अ रीजनेबल बेसिस प्रो डाटा बेसिस टू इंडिविजुअल सीजी यूनिट्स को, तो उसको तो प्रो डाटा पे अलोकेट कर दिया जाएगा। और जो कैरिंग अमाउंट है वाई उसे अलोकेट नहीं किया जाएगा ऑन अ रीजनेबल बेसिस टू द इंडिविजुअल सीजी। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2001 में कितना है? हमें सीजी दे रखा है और रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। सीजी ABC दे रखा है, रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, ABC लिमिटेड दे रखा है। कैलकुलेट एंड एलोकेट करना है हमें इम्पेयरमेंट लॉस से फैनी एंड इग्नोर करना है डेसिमल। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमें एलोकेशन कर लेते हैं। अब एलोकेशन करने के लिए क्या है कि हमें डेटा को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है वेट दे दो, या फिर कैसे कंपेरेबल बना सकते हो? 500 इंटू 10 कर लो, 750 इंटू 20 कर लो एंड 1100 इंटू 20 कर लो। जो भी आंसर आ जाएगा वो प्रो डाटा हो जाएगा। उसको 600 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो बिटवीन ए बी एंड सी में, तो इससे आपके पास टोटल कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट दिया ही है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है या नहीं। ए का लॉस नहीं हो रहा है, बी और सी का हो रहा है। अब जो भी बी और सी का लॉस है
उसे आपको फिर से फर्दर किस में एलोकेट करना है, एक्स और अदर एसेट में। तो एक्स, अब एक्स में आपके पास CGU-B में कितना आया था वो आपको देखना पड़ेगा। एक्स का अमाउंट आपके पास CGU-B में और CGU और अदर एसेट और सी में और अदर एसेट। देखो ये कैसे आएगा, तो जब आपने एलोकेशन किया होगा, जब आपने सिंपली इम्पेयरमेंट लॉस निकाला, जैसे वो आया सपोज 66 और 14, अब आपने क्या किया कि इस लॉस को एलोकेट किया जो भी आपका लॉस है, जैसे 64 और 14 है। अब आपको ऊपर क्या आएगी, ये दे रखा है, तो आपके पास CGU-B का कितना था 950, और फिर एक्स के एलोकेशन के बाद कितना हो गया 964, तो एक्स में आपने कितना डाला था 214, तो 750 और 250 स्प्लिट हो जाएगा। 750 250 इस रेशियो में आपको बांटना है 214, और ऐसे है कि CG के बाद कैरिंग अमाउंट कितना हुआ और कैरिंग अमाउंट टोटल में कितना था, तो जो आपका एक्स का आया दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर आपने सबका कैरिंग अमाउंट लिखा, इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस इतना इतना है और टोटल कैरिंग अमाउंट आया, फिर CGU और इम्पेयरमेंट लॉस इस तरीके से निकल आ गया हमारा। तो ऐसे करके हमारा इक्वेशन हो जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला है कि 31 मार्च 2001 को विज़न लिमिटेड जो है, विज़न लिमिटेड एक्वायर करना 80% इक्विटी। विज़न लिमिटेड एक्वायर करा, एक्वायरर कौन हो गया, विज़न। किसका, मिशन का। तो मिशन लिमिटेड क्या हो गया, एक्वायरी हो गया। फॉर व्हाट अमाउंट, PC है हमें दिया है ₹190 million, एंड जो फेयर वैल्यू है ऑफ फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का वो दिया है हमें ₹200 million। It is the group policy to value the NCI, its subsidiary at the date of acquisition, its proportionate share. 31st carried out the annual review of goodwill and consolidation. Evidence of impairment, no impairment has been evident when the reviews were carried out. The review involved allocating the asset
into 3 CGU and computing the value on the basis the carrying amount of individual। फिर हमें क्या दे रखा है कि कैरिंग अमाउंट दे रखा है इंटेंजिबल एसेट ABC का, ये सारा दे रखा है, और वैल्यू इन यूज यानी कि रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। It is not possible to meaningfully allocate the goodwill on a consolidation to individual CGU unit, but all the other assets allocate the same. The intangible asset of mission have no ascertainable market value, but all the current assets have a market value that is least the value in use in a single CGU इतना दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको गुडविल निकाल लेना चाहिए। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, PC दे रखा है इन्होंने डायरेक्टली 190, और फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट भी दे रखा है। और हमें गुडविल का जो है प्रोपोर्शनेट PSA द वैल्यू ऑफ इट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडी आइडेंटिफाइबल। देखो गुडविल तो निकल जाएगी हमारी। PC कितना है हमारे पास 190, ठीक है। NCI की फेयर वैल्यू निकालने के लिए कोई तरीका दिख नहीं रहा है। और लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितना दे रखा है 200, और वो किस पे PSNA पे है, तो 80% कर लेंगे हम, तो 200 का 80% 160। ऐसा करके हमारे पास गुडविल आ जाएगा कितने का 30 का गुडविल आ जाएगा। ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया है पार्शियल गुडविल। This in rupee million। ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल गुडविल आ गया। अब गुडविल तो आ गया, अब हमें क्या करना है, इम्पेयरमेंट ऑफ CGU टेस्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, CGU A B और C, 3 CGU है। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल करंट एसेट कितने हैं, जितने भी हमारे पास करंट एसेट है मतलब टोटल एसेट, और उसका रिकवरेबल अमाउंट भी हमें गिवन है। तो उसके बेसिस पे हमें CGU पता करना है कि A B और C में CGU कितना है। तो सिंपली हमें अपनी वर्किंग करते जाना है। सबसे पहले करना है CGU A, CGU B एंड CGU C। अब इसमें टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, करंट एसेट है, टोटल एसेट है हमारे पास 170, 90 और 100।
इसके अलावा हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट कितना है, वैल्यू इन यूज़ 180, 66 और 104। ऐसे करके हमारे पास फर्स्ट वाले में तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा है, सेकेंड वाले में इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 90 माइनस 66 24 का, और फिर 100 माइनस 1, और थर्ड वाले में भी हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा है। तो आइडियली हमारे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 24 का, वो सिर्फ हमारे पास CGU-B में ही आ रहा है, और हमें एलोकेट करना है CGU-B का जो इम्पेयरमेंट लॉस है किस किस में, इनटेंजिबल एसेट और देखो, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीनिंगफुली एलोकेट द गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, हमें 66 को एलोकेट करना है। तो करेंट एसेट आर नॉट इम्पेयर्ड बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज एटलीस्ट देयर कैरिंग वैल्यू व्हेन डिस्पोज ऑफ। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमने क्या गुडविल निकाल दी, तो गुडविल ऑन कंसोलिडेशन Goodwill on consolidation of Mission Limited is recognized in the consolidation balance sheet of Vision Limited. This can only be reviewed for impairment as a part of a CGU units to which it relates. Since here is the goodwill cannot be meaningfully allocated to the unit, the impairment review in two parts. Unit A and C have value in use that are more than their carrying value. Therefore, the value in use of Unit B is less than its carrying amount. This means that the asset of Unit B are impaired by 24. This impairment loss will be charged to the statement of P&L. Asset of Unit B will be written down on a pro rata basis. तो यूनिट बी में हमारे पास CGU में इम्पेयरमेंट लॉस आया। तो करेंट एसेट, अब हमारे पास क्या क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, PP है, करेंट एसेट है। तो करेंट एसेट को इम्पेयर नहीं किया जाता है, दे आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज एटलीस्ट देयर कैरिंग वैल्यू व्हेन डिस्पोज ऑफ करेंगे तो कैरिंग वैल्यू सोचा तो मिल जाएगा। फॉलोइंग दिस रिव्यू द C यूनिट प्लस द गुडविल। अब क्या है हमारे पास, 3 यूनिट है, गुडविल है, आर रिव्यू टुगेदर ट्रीटिंग मिशन लिमिटेड सिंगल CGU यूनिट। द इम्पैक्ट ऑफ दिस शोन इन फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास एक तो गुडविल है, उसके बाद हमारे पास यूनिट A, B और C है। अब यूनिट A कितनी है, यूनिट A तो हमारे पास 170 है, और यूनिट B रिवाइज हो गया क्योंकि हमारे पास क्या है कि लॉस आ रहा था, तो फिर हमने उसका अमाउंट क्या कंसिडर करेंगे 66, और यूनिट C भी पहले वाला ही अमाउंट होगा। अब हमारे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो कितना है, इम्पेयरमेंट लॉस है 24। तो उसका एलोकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखो इसमें क्या है कि आपने PSNA मेथड यूज़ किया था, तो गुडविल जो है आपको पार्शियल गुडविल ही मिली होगी। तो आपकी जो गुडविल आई 30 पे, वो तो एक्चुअली में 80% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करके आपको 100% गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो 30 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100, तो इस वजह से आपको फुल गुडविल निकालनी पड़ेगी 37.50। अब जबकि 37.50 फुल गुडविल है, और जबकि आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 24 है। तो एनसीआई की गुडविल कितनी हुई 20%, यानी कि 7.5। यानी कि 37.5 में से तो बची हुई टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा आपको, तो इससे हमारे पास टोटल कैरिंग अमाउंट आ जाएगा
37.50 तो गुडविल का है, 170 ए का है, 66 बी का है, 100 सी का है, 373.5। और आपके पास रिकवरेबल अमाउंट सिंगल सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 350। तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है, 23.50 का इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। तो आपको सिंपली एक बार तो ये रिफ्लेक्ट करना होगा कि इतने का आपको इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। देखो पहले तो आपको कंसिडर करना है रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब उसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा गुडविल। गुडविल कितना निकल के आया था आपका, 37.50 फुल गुडविल। फिर सी जी यू बी और CGU-C, इसका क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ ABC। देखो CGU-A का कैरिंग अमाउंट कितना है, 170, और C का कितना है, 104, और CGU-B का कितना है, 66। तो ऐसे करके आपके पास टोटल कितना आ गया, 37.5 प्लस 170 प्लस 66 प्लस 104 प्लस 100, सॉरी इट इज़ 100, 37.5 प्लस 37.5 प्लस 170 प्लस 66 प्लस 100, यह आ जाएगा हमारे पास 373.50। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमें रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है कितना, 350। तो ऐसे हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 23.50 हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट आ जाता है। अब हमें फर्दर क्या करना है, $23.50 हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। तो अब हमें इसे गुडविल पे डालना है। पर इसका कितना परसेंटेज, ओनली 80%। वी कैन प्रेजेंट दिस इन 2 वेज। या तो हम बोलते थे कि हमारी टोटल गुडविल कितनी है, 37.50, इसमें से 23.50 का लॉस एलोकेट करने के बाद हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ जाता है 14। या फिर हम इसे ऑल्टरनेटिवली तरीके से भी कर सकते हैं, या तो सिंपली द टेबल शोज दैट द नोशनल गुडविल दैट रिलेट टू 100% इंटरेस्ट रिटर्न बाय 100% notional goodwill. However, in CFS the goodwill is recognized is based on 80%. CFS में तो 80% ही रिकॉग्नाइज की जाएगी, यानी कि 23.50 जो लॉस है उसका 80% ही रिकॉग्नाइज की जाएगी, यानी कि 18.80। तो उस केस में हमारे पास गुडविल का अमाउंट कितना बचेगा, 30 माइनस 18.80, 11.2। या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम CFS में कितना बता दें, 11.20, क्लोजिंग CFS में हम वैल्यू बता दें। रिकॉग्नाइज इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लॉस दैट इज एक्चुअली रिकॉग्नाइज इज 18.80, एंड द क्लोजिंग जो गुडविल होगा वो कितना होगा, 11.80, जो हमें आइडियली CFS में दिखना चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस टू बी बुकड ऑन गुडविल, हमने बोला था गुडविल कितना आया था, 30 आया था स्टार्टिंग में, और 80% कर लिया इम्पेयरमेंट लॉस का, तो हमारे पास 11.20 का गुडविल दिखता है। या ऑल्टरनेटिव तरीके से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास गुडविल 37.50 का, उसमें से 23 चला गया, 23.50 चला गया। या फिर ऑल्टरनेटिवली हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास गुडविल कितना का था,
37.5 का पूरा गुडविल है, उसमें से 23.5 डिडक्ट करके बता देते हैं कि हमारे पास बैलेंस जो है वो कितना है, 14 है। तो बैलेंस गुडविल कितना होगा हमारे पास, देखो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल गुडविल है 37.50। टोटल गुडविल कितना है 37.50, और उसमें से डिडक्ट कर देते हैं 23.5 जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, ऐसे करके हमारे पास गुडविल आ जाता है 14। या फिर ऑल्टरनेटिवली हम बोलते हैं कि पहले वाला तो CFS में कितना दिखेगा, तो 23.50 का 80% ही दिखेगा, और 80% गुडविल कितनी थी 30, तो 30 माइनस 23 का 23.5 का 18%, 80% कितना था 18.8, तो ऐसे करके 11.20 ही गुडविल हमें दिख जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपली गुडविल निकालो। अब PSA ने दिया है तो PSA के बेसिस पे निकालो, और फिर एलोकेट कर लो।